Good evening, everyone. Welcome to today's current affairs session brought to you by Rajendra Law Academy. And let's begin with today's session and let's have a look at important current events. First important news in today's session is that uh, US attacks on Iran's nuclear sites. So this news is not new, but basically the BRICS countries, they have expressed concerns about the attack on the Iran's nuclear facilities. तो जो ब्रिक कंट्रीज हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो यूएस ने और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो अटैक किया है उसके रिगार्डिंग दे हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स बिकॉज देयर इज अ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर radiation and its harmful impacts upon the environment as well as the people. So लेट्स बिगिन विद दिस न्यूज लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूएस ने ईरान के ऊपर क्यों अटैक किया एंड इजराइल ने ईरान के ऊपर क्यों अटैक किया देन आई विल शो यू द वेरियस न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान इन विच द ईरान इज एनरिचिंग द यूरेनियम तो बेसिकली न्यूक्लियर जो है वो टू यूजेस के लिए यूज हो सकता है एक तो सिविल यूज होता है एक मिलिट्री यूज होता है सिविल यूज के अंदर हम उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिसको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जिसको हम बोलते हैं एंड मिलिट्री यूज जो है न्यूक्लियर पावर का वो यूज हो सकता है कि उसके उससे हम क्या बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान क्या कर रहा था ईरान बेसिकली यूरेनियम को एनरिच कर रहा था दक्ष यूरेनियम को एनरिच कर रहा था यूरेनियम जो है न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर यूज होता है एज अ मटीरियल ठीक है उससे हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं एंड उससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं अगर हम यूरेनियम को 90% से ज्यादा एनरिच कर दें तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कैपेबल है अगर यूरेनियम जो है 90 डिग्री से कम एनरिचमेंट रहे उसकी तो वो सिविल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है तो इसराइल ने फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि इसराइल ने क्यों अटैक किया इसराइल एंड ईरान दे आर द आर्क राइवल्स एंड ये मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी हेजेमनी की जो है लड़ाई चलती रहती है इसराइल जो है अपनी हेजेमनी दिखाना चाहता है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन दिस रीजन एंड ईरान क्या कर रहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था ऐसे इनके एप्रीहेंशन थे किनके एप्रीहेंशन थे इसराइल के यूएस के कि वो क्या बनाने जा रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर जाके इंस्पेक्शंस भी कर उन्होंने की और वो कर भी रहे थे कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहा बट इसराइल की जो ये इंटेलिजेंस थी उन्होंने ये बोला कि ईरान जो है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन वो बनाने वाला है जिसकी वजह से इसराइल ने ईरान के ऊपर क्या कर दिया अटैक कर दिया और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया और उसकी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की बट देर इज वन न्यूक्लियर साइट जिसका नाम है फोर्डो FORDO फोर्डो फोर्डो जो है वो माउंटेनियस रीजन में है और वो माउंटेन के नीचे बनाई है उन्होंने 300 फीट नीचे वो बनाई क्यों है अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वो ऐसा क्यों बनाया है क्योंकि एयर स्ट्राइक जैसे अभी इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करी तो कोई दूसरी कंट्री कहीं एयर स्ट्राइक ना कर दे और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी सेफ रहे इसलिए उन्होंने 300 फीट जो है अंडर द ग्राउंड वो बनाई है अब अंडर द ग्राउंड में प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतनी नीचे 300 फीट नीचे जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको डिस्ट्रॉय कर सके वो सिर्फ यूएस के पास है यूएस के पास कौन से हैं बंकर बस्टर बॉम्ब्स कौन से हैं बॉम्ब्स बंकर बस्टर बॉम्ब्स बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूएस के पास है बंकर बस्टर बॉम्ब्स तो इसलिए यूएस जो है इस just give me 1 minute इसलिए यूएस ने जो है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो के ऊपर अटैक किया है तो लेट्स रीड द न्यूज यूएस अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स द यूएस अटैक द 3 की न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान कौन सी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है नेटन्स इस्फहान एंड फोर्डो एंड इट ज्वाइंस इजराइल इन इट्स ऑफेंसिव क्योंकि इजराइल ने पहले अटैक किया था ऑल द 3 साइट्स आर क्रूशियल टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट द यूएस एंड इजराइल एंड अदर कंट्रीज सीज एज अ थ्रेट इनको लगता है कि इट इज अ थ्रेट क्यों क्योंकि यहां पर वो क्या बना देगा न्यूक्लियर वेपन नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान यू कैन सी दैट बेसिकली ये जो
और पर्पल कलर में है, यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं जहाँ पर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है और यही मटेरियल यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। और ये जो रेड कलर में है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पर बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये यूरेनियम माइंस हैं, यहाँ से यूरेनियम निकलता है। एंड ये रिसर्च फैसिलिटीज मतलब यहाँ पर हमें दिखेगी। और बेसिकली अटैक कहाँ हुआ है आप देख सकते हैं, दिस इज फोर्डो, यहाँ पर अटैक हुआ है। और यही जो है ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ईरान की, ये नेटन्स है, यहाँ पर अटैक हुआ है। और एक है इस्फहान, इस्फहान के ऊपर अटैक किया गया है। नाउ की Iranian न्यूक्लियर फैसिलिटीज, नेटन्स को देखोगे तो इट इज लोकेटेड अबाउट 220 किलोमीटर्स, 220 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द तेहरान। नेटन्स इज ईरान मेन एनरिचमेंट साइट। तो ये नेटन्स जो है ये ईरान की मेन एनरिचमेंट साइट है दैट हैड यूरेनियम एनरिच अप टू कितने परसेंट यूरेनियम एनरिच कर दिया है, 60% प्योरिटी बिफोर इजरायली स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉयड अ पार्ट ऑफ दिस फैसिलिटी। इसराइल ने नेटन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड देन इस्फहान, इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 350 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ तेहरान, जो कैपिटल है ईरान की तेहरान। एंड हाउसेज 3 चाइनीज रिसर्च रिएक्टर्स। तो चाइनीज रिसर्च रिएक्टर्स जो हैं इस्फहान के अंदर हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है यहाँ वर्क करें, उनकी भी डेथ हो गई क्योंकि यहाँ पर एयर स्ट्राइक करी इसराइल ने। एंड इवन यूएस ने भी की है यहाँ पर एयर स्ट्राइक। नाउ दिस इज फोर्डो। फोर्डो आप देख सकते हैं इट इज बरिड अंडर अ माउंटेन अबाउट 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ तेहरान। तेहरान से 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। इट इज गार्डेड बाय एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, मतलब एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हैं इसके पास लगाई हुई हैं कि इसके ऊपर कोई अगर हमला करेगा तो ईरान जो है उसको डिफेंड करेगा। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी लुक्स टू बी डिजाइन टू वार्ड ऑफ एयर स्ट्राइक्स। तो ये फैसिलिटी किस तरह से डिजाइन की है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और ये एयर स्ट्राइक इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, 300 फीट नीचे है। एंड अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री एक्सपर्ट्स इट कुड बी टारगेटेड। ये फोर्डो को अगर टारगेट करना है तो न्यूक्लियर एक्सप्लोर ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कैसे टारगेट होगा ये, बंकर बस्टर बॉम्ब्स। बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं दे कैन पेनिट्रेट डीप बिलो द ग्राउंड लेवल बिफोर एक्सप्लोडिंग। तो ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं पहले पेनिट्रेट करते हैं ग्राउंड के अंदर, उसके बाद एक्सप्लोड होते हैं वहां जाके। और यू कैन सी हियर यूएस मिलिट्री, ये जो है यूएस का अगर आप देखेंगे तो ये यूएस का जो एयरक्राफ्ट है इसको बोलते हैं B2 बॉम्बर। क्या बोलते हैं इसको, B2 बॉम्बर, B2 बॉम्बर। ये जो एयरक्राफ्ट है यूएस का ये कौन सा है, B2 बॉम्बर। ये चाइना के पास भी है और चाइना ने कैसे बना लिए, ये सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है जिसकी रेंज जो है एक बार में फ्यूलिंग अगर करवा दें तो 9500 किलोमीटर तक ये विदाउट एनी नीड ऑफ रीफ्यूलिंग जा सकता है। इसका मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके वापस भी आ जाएगा। तो यूएस ने इस B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बहुत बार यूज किया है और इवन की इराक के ऊपर ये स्ट्राइक करके वापस भी आ गया विदाउट एनी नीड ऑफ रीफ्यूलिंग। और अभी ईरान के ऊपर जाके स्ट्राइक करी है, ईरान के ऊपर भी जाके वापस आया है, इसको कहीं रुकना नहीं पड़ता। और एक ये मतलब एक तो होटल है ये, इसके अंदर एवरी फैसिलिटी इज देयर, B2 बॉम्बर। तो ये जो है जो ये एयरक्राफ्ट है ये चाइना के पास भी है, बट चाइना के पास कैसे आया, तो जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था ना वो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, उनका नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ये सीक्रेट लीक कर दिया किसको, चाइना को, और जिसकी वजह से उनको फिर यूएस के अंदर जेल भी हुई। एंड उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। तो चाइना के पास भी हैं B2 बॉम्बर्स, बस उसका नेम अलग है। तो B2 बॉम्बर जो है द यूएस फोर्सेज यूज्ड 6 B2 बॉम्बर्स टू ड्रॉप 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ऑन फोर्डो। कितने यूज करे इन्होंने, 6 B2 बॉम्बर्स। कितने बंकर बस्टर गिराए हैं, 12। और उसके अलावा बंकर बस्टर के अलावा टॉम हॉक मिसाइल्स भी यूज करी नेवी ने। एंड अब नाउ जो ये बंकर बस्टर है इसको ये कहते हैं GBU-57, GBU-57 बोलते हैं इसे। दीज B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। तो देखो इन इन एयरक्राफ्ट्स का जो नाम है ना ये जो है स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जो B2 बॉम्बर्स हैं इनको रडार कैप्चर नहीं कर पाता, इनका डिजाइन ऐसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दूसरी कंट्री की जब ये एयर स्पेस में जाएगा तो सर दूसरी कंट्री के रडार्स तो पता चल जाएंगे कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट आया है और सर उसके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उसको उड़ा देंगे हवा में। बट B2 बॉम्बर का डिजाइन ऐसा है कि इसको रडार कैप्चर नहीं कर पाते,
रडार कैप्चर नहीं कर पाते, तभी तो ये दूसरी कंट्री के एयर स्पेस में जाके गिरा के बॉम्ब वापस भी आ जाता है। इसीलिए इसका नेम क्या है बताइए? स्टेल्थ बॉम्बर। स्टेल्थ का मतलब होता है कि भाई सीक्रेट ऑपरेशंस करता है। हाँ, स्टेल्थ बॉम्बर्स। क्यों? क्योंकि ये स्टेल्थ इसलिए क्योंकि इसको रडार को कैप्चर नहीं कर पाता, और ये बॉम्बर इसलिए क्योंकि ये बॉम्ब गिराता है जाके। एंड आर इक्विप्ड विद, और देख लो ये B2 बॉम्बर्स ही ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो ये बॉम्ब कैरी कर सकता है, बंकर बस्टर। इसके अलावा कोई और एयरक्राफ्ट इसको कैरी भी नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज बंकर बस्टर जो बॉम्ब है 30,000 पाउंड जो है इसका वेट है, एंड इट इज द ओनली वेपन केपेबल ऑफ इफेक्टिवली टारगेटिंग ईरान मोस्ट प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज। सिर्फ इकलौता ऐसा वेपन है जो फोर्डो को अटैक कर सकता था। देखो, ओनली वेपन विच कैन बी यूज्ड। आगे देखिए आप, रैशनल बिहाइंड यूएस स्ट्राइक्स। तो यूएस ने क्यों स्ट्राइक कर दिया है? यूएस फॉर लॉन्ग एज अपोज्ड, यूएस ने बहुत देर से ये अपोज किया था ईरान को कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाइए। बट बहुत से जो है डील्स भी हुई इनके बीच में, जिसको वन ऑफ द डील इज JCPOA। ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको हम बोलते हैं P5+1। P5+1 डील भी बोलते हैं। बट ये डील जो है ये अनसक्सेसफुल रही क्योंकि यूएस ने इसमें से विड्रॉ कर लिया था। P5 क्या है? P5 इज द परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। किसकी? JCPOA की। JCPOA की फुल फॉर्म है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। This was the deal signed between the P5 countries plus one and Iran. तो आप अगर लिखना चाहते हैं, JCPOA was a deal between P5 plus one and Iran. This deal was signed between these countries. Now P5 क्या है? Permanent 5 members of United Nations Security Council. Which are those permanent 5 countries? US, UK, Russia, China and France. So these are the permanent 5 member of United Nations Security Council. And which is this one country? पर P5 तो होगी, ये वन कौन सी है? जर्मनी है। कौन सी है ये? जर्मनी। इन 6 कंट्रीज ने डील किसके साथ की थी? ईरान के साथ। ईरान के साथ की थी P5+1 एंड ईरान डील। ईरान के साथ क्यों की थी? क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। इकोनॉमिक सैंक्शंस मींस बैन, और यू कैन से रिस्ट्रिक्शंस टू डील विद ईरान। बेसिकली ट्रेड नहीं करेंगे हम ईरान के साथ, ईरान के साथ हम उसकी इकोनॉमी को इफेक्ट होगा ना। तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब है कि कोई भी ट्रेड, कोई भी डील ईरान के साथ ये देश नहीं करेंगे, जिससे उसकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट जाएगा। एंड फाइनली जो ईरान है he will allow the IAEA members, International Atomic Energy Agency members, to inspect its nuclear sites, and the Iran will stop the enrichment of the uranium. इस डील के अंदर ये डील थी, बट अल्टीमेटली जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया इस डील से। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ईरान इज नॉट स्टॉपिंग द एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम। तो दिस डील हैज फेल्ड एंड इट इज नॉट रिवाइव्ड येट। रिवाइव करने की कोशिश की गई थी बट ये रिवाइव हुई नहीं। तो आप देखिए कि यूएस ने काफी देर से अपोज किया कि भाई ये न्यूक्लियर डील जो है, ये न्यूक्लियर जो है ईरान को नहीं करना चाहिए। एंड बट देयर वाज अ थ्रेट, न्यूक्लियर वेपन मेकिंग इट अ लूमिंग थ्रेट। लूमिंग मतलब क्या होता है? इमिनेंट। लूमिंग थ्रेट मतलब खतरा था जो अगर ईरान बना लेता तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते, तो इट कुड बी अ थ्रेट टू यूएस ऑल्सो, इजराइल ऑल्सो। सो अभी तक इजराइल ने जितने भी अटैक ईरान के ऊपर किए उसमें से फोर्डो वाज अनस्केथ। समझ रहे हो? अनस्केथ। अनस्केथ का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? फोर्डो क्या है? अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। देन इट इज लोकेटेड, यू कैन सी दैट 300 फीट बीनीथ अ माउंटेन। फोर्डो जो है 300 फीट बीनीथ अ माउंटेन लोकेटेड है। सो इजराइल के पास एक ही चांस था कि फोर्डो को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो उन्होंने बोला अमेरिकन बॉम्ब JBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इसको यूज किया जाए, इसको यूज करके फोर्डो के ऊपर अटैक किया जाए। और B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं इनका यूज किया गया। और यू कैन सी दैट कि B2 ये जो बंकर बस्टर हैं ये इसीलिए डिजाइन किए गए हैं क्योंकि डीपली बरीड फैसिलिटीज होती हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है।
यू कैन सी, ये है देखो आप, ये देखो, ये है आपका B2 बॉम्बर, और ये क्या है, बंकर बस्टर। पहले पेनिट्रेट होती है नीचे जाके, फिर जाके ये एक्सप्लोड करती है। तो ये बंकर बस्टर जो है, ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 60 मीटर्स अर्थ के नीचे जाके पेनिट्रेट कर सकती है, बट जो फोर्डो है वो कितने मीटर्स नीचे है, 90 मीटर्स नीचे है। और जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, यूएस ने सबसे पहले कहाँ यूज किए थे, इराक के अंदर 2003 में यूज किए थे। अगर बंकर बस्टर की हम लेंथ की बात करें तो 20.5 फीट लंबा है और 13,000 केजीज इतना हैवी है। तो ये इसको मतलब लिफ्ट करना एक एयरक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। B2 स्टेल्थ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज नोट डाउन कर लीजिए कि B2 स्टेल्थ बॉम्बर जो है, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। स्ट्रेटेजिक क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स लेके जा सकते हैं साथ। एंड ये डेवलप किसने किया है, नॉर्थ ग्रूमैन एज अ प्राइम कॉन्ट्रैक्टर, बोइंग, नॉर्थ ग्रूमैन, बोइंग, एज वेल एज जनरल इलेक्ट्रिक का भी इंजन जो है इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये काफी तगड़ा एयरक्राफ्ट है, ठीक है जी। एंड यूएस करंटली ऑपरेट्स B2 फ्लीट, कितने हैं B2, 19 एयरक्राफ्ट हैं यूएस के पास। एक एयरक्राफ्ट की अगर आप कॉस्ट की बात करोगे तो 1.2 बिलियन डॉलर्स है, बहुत एक्सपेंसिव है। B2 बॉम्बर सबसे पहले कहाँ यूज किए गए थे, ये एयरक्राफ्ट सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था, तो इट वाज डिप्लॉयड इन द कोसोवो वॉर इन 1999, सबसे पहले यूज किया गया। उसके बाद इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, अब ईरान के अंदर भी यूज किया गया है। आप देख सकते हैं, आई टोल्ड यू कि इसकी कैपेसिटी क्या है, 9600 किलोमीटर्स। और ये मिड एयर रीफ्यूल भी हो सकता है, हवा में रीफिलिंग हो सकती है इसकी। हवा में रीफिलिंग हो जाएगी एक बार, तो फिर इसकी कितनी बन जाएगी कैपेसिटी, 19,000 किलोमीटर। मिड एयर रीफिलिंग हो गई ना एक बार, तो 19,000 किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। I told you that it is a stealth, stealth मतलब it has ability to evade the air defenses and radars. radars के कैप्चर में नहीं आता ये। नाउ ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ब्रिक्स कंडेम्स मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान। ब्रिक्स ग्रुपिंग हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर द मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। ब्रिक्स कंट्रीज ने बोला कि ये गलत हुआ है कि भाई आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक आपने किया, उससे न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है, जिससे एनवायरमेंट को कितना हार्म होगा, जिससे लोगों को कितना हार्म हो सकता है। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की है इस चीज के ऊपर। और अगर आप देखेंगे ब्रिक्स की हिस्ट्री अगर थोड़ी सी जान लें, हम पहले भी कर चुके हैं, बट स्टिल ब्रिक्स ओरिजिनली कंप्राइज, आपकी रिवीजन हो जाएगी। एंड न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है। ब्रिक्स ओरिजिनली कंप्राइजिंग, पहले ब्रिक्स जो स्टार्ट हुआ था उसमें 4 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और बाद में इसको किसको ऐड किया गया इसमें, साउथ अफ्रीका को। तो अर्लियर इट वाज अ ब्रिक, इसको पहले ब्रिक बोलते थे, और बाद में साउथ अफ्रीका ऐड किया गया, जिससे ये ब्रिक्स बन गया। और अगर हम आज की बात करें, तो आज की बात अगर हम करें तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो पहले तो 5 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट टुडे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 11 मेंबर्स, 11 मेंबर्स आर देयर। एंड इसको एक्सपैंड किया 2024 के अंदर, किसने ज्वाइन किया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड इंडोनेशिया ने 2025 में ज्वाइन किया। इसको नोट डाउन कर लो आप। विच इज द लेटेस्ट कंट्री, विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग, तो इंडोनेशिया है 2025। कल हमने एससीओ देखा था, एससीओ का लेटेस्ट कौन सा था, बेलारूस। ये 11 नेशन बॉडी बन चुकी है नाउ, विद इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, इंडोनेशिया ज्वाइनिंग एज इट्स न्यू मेंबर। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो याद रखना, याद रखना कि नए मेंबर्स कौन से ऐड हुए हैं। तो नए, पुराने वाले तो आपको याद रहेंगे ब्रिक्स। नए मेंबर कौन से हैं, इजिप्ट, नंबर 2 कौन सा है, इथोपिया, देन ईरान, देन सऊदी अरेबिया, देन यूएई, एंड देन इंडोनेशिया इज द लेटेस्ट मेंबर। इंडोनेशिया इज द 11th मेंबर, जनवरी 2025। साउथ अफ्रीका, मतलब अर्लियर इट वाज ब्रिक, तो साउथ अफ्रीका पे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कब ऐड हुआ था, 2010 में ऐड हुआ था। तो ब्रिक जो है, BRIC,
उसके बाद जब एस ऐड किया गया साउथ अफ्रीका, ये 2010 में ऐड हुआ। फिर हमसे ये पूछ लेते हैं कि ब्रिक जो एक्रोनिम है, ये ब्रिक्स का जो एक्रोनिम है, ये ब्रिक पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, तो पहले ब्रिक का एक्रोनिम दिया किसने था? तो आप नेम नोट डाउन करिए, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम है जिम ओ नील। जिम ओ नील एक्रोनिम। अब जो पहले 4 नेशंस जब ये ज्वाइन हुए, तो ब्रिक ऐसे भी तो बन सकता था कि RICB, ऐसे भी कुछ बन सकता था, बट उसने एक्रोनिम क्या दिया? ब्रिक। और बाद में ये ब्रिक्स बन गया क्योंकि बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। ब्रिक वॉज फर्स्ट यूज इन 2001। तो ये ब्रिक जो एक्रोनिम है, जब दिया ही जिम ऑन नील ने 2001 में है, तो 2001 में ही सबसे पहले यूज किया गया था ये एक्रोनिम। ठीक है जी। कहाँ पर यूज किया गया था? इन गोल्ड सैक्स इन देयर ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स। तो बेसिकली उसमें ये सबसे पहले एक्रोनिम यूज किया गया था। ब्रिक्स की अगर हम सिग्निफिकेंस देख लें, तो ब्रिक्स के अंदर जो ये देश हैं, इनमें इनकी टोटल पॉपुलेशन देख लें तो दुनिया की कितनी पॉपुलेशन यहाँ रहती है? तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। एंड दुनिया की कितनी जीडीपी इन देशों के अंदर अगर हम ज्वाइन कर लें तो कितनी है? 37.3%। तो मींस ऑल दीज नेशंस क्यूमुलेटिवली हैव अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ जी, सारी। तभी तो ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है। G7 की अगर आप देखोगे जीडीपी, जो G7 की अभी मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? कनाडा के अंदर। तो G7 की तो देख लो, जीडीपी 29। G7 कौन से हैं? जो एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ 7 मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो फिर भी उससे ज्यादा इनकी है, देखो 37.3%। द लीडर्स ऑफ ब्रिक कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ब्रिक कंट्री के जो लीडर्स हैं सबसे पहले कहाँ मिले थे? दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। तब G8 का समिट हो रहा था उस टाइम पे। देन इसको नोट डाउन करिए प्लीज। 2014 के अंदर, 2014 के अंदर ब्रिक नेशन ने एक बैंक बनाया था जिसका नाम क्या है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड आप ये भी नोट डाउन कर लिए, विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ NDB। लेटेस्ट कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ NDB। आई एम नॉट सेइंग लेटेस्ट कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, वो तो आपको पता ही है, इंडोनेशिया है। बट विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू बिकम द मेंबर ऑफ NDB? NDB बैंक ब्रिक्स नेशंस ने बनाया है। बट इनमें जो है कंट्रीज जो हैं, कई कंट्रीज हैं जिन्होंने NDB को ज्वाइन किया है। तो ब्रिक नेशंस तो है ही हैं इसके मेंबर्स, बट देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो विच आर मेंबर्स ऑफ NDB। तो लेटेस्ट कंट्री इज अल्जीरिया। आप ये याद रखना कि अर्जेंटीना ने ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए प्रपोजल दिया था, बट उसने बाद में क्या कर लिया था? विड्रॉ कर लिया था। तो आप अर्जेंटीना कहीं भी टिक मत करके आइएगा कि अर्जेंटीना, उसने विड्रॉ कर लिया था बाद में। ब्रिक्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। तो क्योंकि अब इसमें सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान इसके मेंबर बन गए हैं, तो फिर इसकी एनर्जी सिक्योरिटी से देखें तो हम, तो एनर्जी सिक्योरिटी विद ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE एज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, वे प्रोड्यूस अबाउट 44% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल। ब्रिक्स नेशन में ये 3 देश ऐड होने से पूरी दुनिया का 44% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, मतलब पूरी दुनिया का 44% ऑयल ये ब्रिक्स के, ये जो ये देश हैं यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन आप देखिए कि विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स। जैसे हमने कल देखा था, चेयर ऑफ SCO कौन था? चाइना। तो आप ये बताइए कि विच इज द प्रेजेंट कंट्री विच हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स, कौन सी है? ब्राजील। ब्राजील। तो 17th ब्रिक्स समिट जो है वो ब्राजील में होगा। एंड 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? रशिया, काजान। इससे पीछे वाला कहाँ हुआ था? रशिया, काजान।
ठीक है जी। लास्ट वाला हुआ था रशिया काजान, जब ब्रिक्स को एक्सपैंड किया गया था। इजिप्ट, इथोपिया, ठीक है, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सबको मेंबर बनाया। इंडोनेशिया बन गया। तो 6 हो गए टोटल, 6 कंट्रीज ऐड हो गई ना, तो 5 थी ना, तो टोटल 6 हो गई। तो फिर एक्सपैंड 11 हो गई। तो ये एक्सपेंडेड कंट्रीज के साथ जो पहला समिट हुआ था वो कौन सा हुआ था? 15 समिट। कहाँ हुआ था? रशिया के काजान के अंदर। ठीक है, ये 16 समिट जो है। अब जो 17 जो है ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी है, तो ब्राजील के अंदर होगा ये। नहीं 15 नहीं, 16। ये भी कई बार पूछ लेते कि एनडीबी बैंक कौन से समिट के अंदर बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 6 ब्रिक्स समिट, जो फोर्टलेजा में हुआ था 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक। The next important news is ECI net. ECI net is Election Commission of India Network. इसका क्या मतलब है? लिखिए आप, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क। ECI net. ECI net. What is ECI? ECI net. ECI net is a digital platform by the Election Commission of India. It is a digital platform. What is the purpose? Purpose is to simplify the electoral processes. इलेक्टोरल प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना। अगर आपने देखना है कि जो मेरी वोटर कार्ड है, ठीक है, वोटर टर्नआउट लिस्ट, ठीक है, वोटर टर्नआउट होता है ना जब इलेक्शंस होते हैं, तो ये पता करना होता है कि कितने परसेंट वोटिंग हुई, उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। तो वोटर टर्नआउट डेटा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो ईसीआई नेट से मिलेगी। अब ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट इज इट्स मेन पर्पज इज टू स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ basically the electoral processes. So why it is in news? Because the Election Commission of India has uh, put it in use in the latest by elections. By elections कौन से होते हैं? By elections वो होते हैं जो सीट्स वेकेंट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डेथ किसी, जैसे अभी हुई है ना वेस्ट की। हाँ, तो जितनी भी बाय इलेक्शंस हुए हैं उनमें इलेक्शन कमीशन ने ईसीआई नेट का यूज किया है। ईसीआई नेट से क्या फायदे क्या होंगे? पता क्या होता था? जब इलेक्शंस होते थे ना, इलेक्शंस होने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को कहते हैं कि हमें वोटर टर्नआउट डेटा दो, ताकि पता चले कि कोई घपला तो नहीं हो रहा, कि ये बताएं कि इतनी वोटिंग हुई थी तो हमें इतनी वोटें कम कैसे पड़ गई। तो उसमें क्या होता था कि ये मैनुअली कलेक्ट किया जाता था। मतलब इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू गैदर दिस डेटा। अब क्या हो गया, ये टोटल स्ट्रीमलाइन हो गया ऑनलाइन। विद इन आवर्स ये डेटा जो है इट इज गिवन टू द कैंडिडेट्स एंड इट कैन बी असेस्ड। हाँ, वो सारा मैनुअल था, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मतलब बेसिकली गैदर दैट डेटा। तो अब ये इजी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर अबाउट ईसीआई नेट। इट इज अ सिंगल पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट्स अ न्यू यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस फॉर द इलेक्टर्स। तो इलेक्टर्स के लिए एज वेल एज द स्टेक होल्डर्स सच एज इलेक्शन ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के लिए काम का है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 40 एप्स थी। भाई आपको भी अगर अपना देखना है जाके इन्फॉर्मेशन, तो आप भी ऐप के ऊपर रजिस्टर करो। अलग अलग तरह की ऐप, जैसे कि आप देख सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप, फिर आप देख सकते हैं वोटर टर्नआउट ऐप, सी विजिल, सुविधा 2.0, सक्षम, ये बहुत सारी ऐप्स थी। अब ये सारी सबस्यूम हो गई हैं। अब बस ईसीआई नेट है। ईसीआई नेट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ECI net will have an aesthetic user interface and it will provide a simplified user experience, and it is the main purpose is to elevate the burden of the users for downloading and navigating multiple apps and remembering different logins. Different logins याद करो कि उसका login क्या था, उसका login क्या था। ECI net will enable users to access relevant electoral data on their desktop or smartphones. ठीक है जी, तो डेटा जो है इजीली मिल जाएगा।
तो आप देखिए ECA नेट जो है इसको यूज किया गया, ऑपरेशनलाइज किया गया इन द लेटेस्ट बाईपोल्स इन केरला, गुजरात, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। ECI नेट इम्प्लीमेंटेशन बेनिफिट क्या होगा? अपलोडिंग ऑफ VTR। VTR क्या है? वोटर टर्नआउट डेटा। वोटर टर्नआउट डेटा जो है, क्विक शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। से क्या इंप्रूव होगा बताइए? ट्रांसपेरेंसी, कोई घपला होने के चांसेस कम है। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द टाइम लैग इन पब्लिशिंग द, तो टाइम लैग, पहले टाइम लगता था पब्लिश होने में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फायदा होगा वो है इंडेक्स कार्ड्स। इंडेक्स कार्ड क्या होते हैं? बेसिकली जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेम, कितने जो है कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे, कितने वोटर्स आए, वोटर्स में से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, तो ये इंडेक्स कार्ड डेवलप करने में भी ये हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज PM मोदी चेयर्स 48th प्रगति मीटिंग। तो भाई 48th प्रगति मीटिंग आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रगति। ठीक है जी, प्रगति की फुल फॉर्म अभी हम देखते हैं, बट इस मीटिंग के अंदर मोदी जी ने रिव्यू किया क्रिटिकल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू किया कि किस स्टेज पर वो पहुंचे हैं, कब तक कंप्लीट होंगे, वो कितना टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है टाइम। तो बेसिकली माइंस, रेलवेज, वाटर रिसोर्सेज सेक्टर्स के अंदर इनको रिव्यू किया गया। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो प्रगति जो है, प्रोग्रेस, इसका मतलब ही यही होता है। प्रगति का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। तो प्रगति मीटिंग है ना, प्रगति जो है एक इनिशिएटिव है, और इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, प्रगति मींस प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ओके। एंड प्रगति जो ये प्लेटफॉर्म है, इस इनिशिएटिव के अंदर आप देख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ PMO। PMO मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। नंबर 2, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीज कौन होते हैं? IAS लेवल के पर्सन जो हेड होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के या पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो सेक्रेटरीज होते हैं इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट के। देन चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट। तो अगर हम देखेंगे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के अंडर सारे जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के IAS ऑफिसर्स उनको रिपोर्ट करते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन होती है एक IAS लेवल के पर्सन के लिए सेक्रेटरी बनना, चीफ सेक्रेटरी। तो ये जो है प्रगति के अंदर ये तीन आपको देखने को मिलेंगे बॉडीज: PMO, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स। प्रगति जो है बेसिकली दिस सिस्टम इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, एंड द प्लेटफॉर्म इज एम्ड एट एड्रेसिंग द, इस मेन एम प्रगति का क्या है? आप देखिए ये इसका मेन एम है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस एंड, नहीं नहीं, प्रगति का पर्पस बता रहा हूँ। ई गवर्नेंस मतलब क्या? जो आम लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनका टाइमलाइन है, उनको चेक में रखना। ऑब्जेक्टिव्स देख लो आप प्रगति के: ग्रीवियंस रिड्रेस, लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं; प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना। इसके अंदर टेक्नोलॉजी कितनी यूज हो रही है प्रगति के अंदर? 3, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। 3 टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज की जा रही हैं। तो इससे होगा क्या बेसिकली? इससे क्या होगा? इट ऑफर्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है ये फीचर है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या? कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको भी साथ लेके चलना। तो स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज है ना इसके अंदर, तो ताकि जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे भी जो है कम्युनिकेशन कर सके भी, ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के बारे में पता कर सके। तो लिखा है प्राइम मिनिस्टर इज एबल टू डिस्कस द इश्यूज विद द कंसर्न्ड सेंट्रल एंड स्टेट ऑफिशियल्स विद द फुल इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट विजुअल्स ऑफ द ग्राउंड लेवल सिचुएशन। देन नेक्स्ट आप नोट डाउन करिए वर्ल्ड MSME डे। वर्ल्ड MSME डे यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व जून 27, आप नोट डाउन कर लीजिए। जून 27 को यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जर्व किया है एज
MSME, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज डे. June 27 is observed as MSME Day, basically to raise awareness of the tremendous contribution of MSMEs. MSMEs की contribution किस में बताइए? Yesterday we did this Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals में क्या था? Employment generation भी उसके अंदर एक गोल है. Theme note down करिए please. This year's theme: enhancing the role of MSMEs as drivers of sustainable growth and innovation. So please note down the theme. करिए please note down. अब आप देखिए कि एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्या है. देखिए जरा आप ग्लोबल बिजनेसेस में अगर आप देखेंगे तो 90% ऑफ ग्लोबल बिजनेसेस जो हैं वो एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं. 90% ऑफ द बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड. व्हेन पूरी अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमएसएमईज करती हैं. तो एमएसएमईज देख लो एम्प्लॉयमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. ग्लोबल जीडीपी की बात कर लें तो 50% जीडीपी जो है कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज की है. माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर जॉब क्रिएशन. जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती है वो एमएसएमईज में होती हैं. एंड इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग लाइवलीहुड्स एंड हेल्प इन वर्किंग पुअर वुमेन यूथ ग्रुप्स जो है इनको जॉब्स देने में इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. And you can see that MSMEs are the key sources of job, income, local growth, especially for women, young and vulnerable groups. However, many of these businesses face challenges. But ये MSMEs को क्या फेस करना पड़ता है? MSMEs को challenges फेस करने पड़ते हैं. क्यों? एक तो इनको लोन नहीं मिलते, एक इनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड्स वगैरह प्रॉपरली डेवलप नहीं है जिससे ये काम कर सके. और दूसरे और कौन से चैलेंजेस हैं? क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है. पॉलिटिकल टेंशंस, कभी वॉर हो रही हैं, कभी बहुत सारे मतलब चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं. एंड सबसे मेन बात ये है कि इनके लिए फंडिंग एक्सेसिबल करवाना इज वेरी क्रूशियल, कि इनको लोन मिले ताकि ये अपने जो है बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए. तो इनके लिए बेटर पॉलिसीज बनानी है ताकि दे शुड हैव एक्सेस फंडिंग. ठीक है, एक्सेसिबल फंडिंग इनको मिले. अब अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में एमएसएमईज का क्या कंट्रीब्यूशन है? 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडिया में एमएसएमईज की है. एंड 40% जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमईज का शेयर है. और अगर बात करूं मैं एमएसएमईज जो इंडिया में है उसमें से ओनर 40% ओनर्स ऑफ एमएसएमईज आर वुमेन. वुमेन ओनरशिप है एमएसएमईज में. एंड एम्प्लॉयमेंट देखो इंडिया में कितनी जनरेट कर रही है ये 24.14 करोड़. अब आप ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने नोट डाउन किए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये. बट उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है आपके सामने, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. भाई रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमएसएमईज का जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है. क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज कर दिया है कि माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होगी, मीडियम एंटरप्राइज कौन सी होगी. ठीक है, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल. तो उनका क्राइटेरिया हम चेक करते हैं. अप्रैल 1 से चेंज हुआ है जी. अप्रैल 1 से ये क्राइटेरिया चेंज हुआ. माइक्रो एंटरप्राइज अगर आप देखेंगे तो अर्लियर इन्वेस्टमेंट जो पर्सन अपनी इंडस्ट्री में 1 करोड़ की करता था उसको हम क्या मानते थे? माइक्रो. बट अब कितनी हो गई है? 2.5 करोड़. हाँ, 2.5 करोड़. 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो करे एंटरप्राइज. एंड उनकी सेल कितनी हो? पहले 5 करोड़ थी, अब कितनी कर दी है? 10 करोड़. हाँ जी, डबल कर दिया. देन माइक्रो हो गया. स्मॉल का देखिए आप कितनी इन्वेस्टमेंट, पहले 10 करोड़ थी, अब कितनी हो गई? 25 करोड़. एंड टर्नओवर कितनी हो गई है? 50 करोड़ टू 100 करोड़. तो ये स्मॉल एंटरप्राइज में आता है. एंड मीडियम में कितना हो गया बताइए? इन्वेस्टमेंट 50 थी पहले करोड़, अब कितनी हो गई है? 125 करोड़. एंड अब यहाँ पर देखिए ये टर्नओवर कितनी हो गई है? 250 से 500 करोड़. तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि now which entity will be fall into the category of
माइक्रो, तो उसके लिए कितनी सेल चाहिए, कितनी टर्नओवर चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्लैश फ्लड्स। तो फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर्ड बाय क्लाउड बर्स्ट क्रिएटेड हैवक इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं भाई, ये न्यूज में चल रहा है। फ्लैश फ्लड्स क्या है? फ्लैश फ्लड्स हैं, अचानक से फ्लड्स आ जाते हैं, जो कि हिमाचल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। तो फ्लडिंग को समझो आप एक बार, द फ्लड इज एनी ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन टू लैंड एंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। फ्लडिंग क्या है कि पानी आ जाना जमीन के ऊपर। मेजर कॉजेज क्या है? वाटर राइजिंग बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स ऑफ अ वाटर कोर्स कॉजिंग रिवराइन फ्लडिंग। तो भाई नदी का पानी जो है नदी से ओवरफ्लो कर गया, वो भी हो गया। चेंजेस इन ओशियन लेवल, ओशियन लेवल जो है आपको पता है ओशियन लेवल बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल एरियाज में क्या आ जाते हैं? फ्लड्स आ जाते हैं। देन एक्सट्रीमली हैवी रेन कॉजिंग फ्लैश फ्लडिंग, हैवी रेन के कारण भी आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लड्स देखो आप, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लड्स। सबसे पहले अगर आप देखोगे फ्लैश फ्लड्स, तो फ्लड्स अकरिंग विद इन 6 आवर्स। कितने घंटे में फ्लड्स आ गए? 6 आवर्स। मेनली ड्यू टू हैवी रेनफॉल एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसकी वजह से ये आते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। 6 घंटे के अंदर अंदर किसी जगह पर क्या आ गए? फ्लड्स आ गए। सेकेंड इज रिवर फ्लड्स। तो रिवर जो है अपने बैंक से ब्रीच कर गई और पानी जो है हर जगह फैल गया, इसको क्या बोलते हैं हम? रिवर फ्लड्स। देन कोस्टल फ्लड्स, कोस्टल एरिया के अंदर जो सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हरिकेन आए, साइक्लोन्स आए, और सारा का सारा जो कोस्टल एरिया था वो पानी में डूब गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल फ्लड्स। देन अर्बन फ्लड्स बड़े जबरदस्त हैं। अर्बन फ्लड्स ये हमें देखने को मिलता है, जब बारिश आती है तो हम भी देखते हैं वाटर लॉगिंग हुई होती है स्ट्रीट्स के ऊपर। तो अर्बन फ्लड्स क्या है बेसिकली कि भाई हमने क्या बना दिया? कंक्रीट का बना दिया हर जगह, है ना। हर जगह सड़क मिलेगी आपको, घर दिखेंगे अर्बन एरियाज में, कोई भी आपको ओपन एरिया नहीं दिखेगा जिससे वाटर एब्जॉर्ब हो सके जो है नीचे। ठीक है, वाटर एक्विफायर्स, जो अर्थ वाटर परकोलेट नहीं हो पाता, नीचे अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है? वाटर लॉगिंग। और ये सिचुएशन हमें को देखने को मिलती है। देखो लिखा है ना, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ अर्बन फ्लडिंग स्ट्रीट्स कैन बिकम स्विफ्ट मूविंग रिवर्स। तो ये नदियां ही बन जाती हैं हमारी स्ट्रीट्स। और ये तो हमें देखने को मिला था दिल्ली के अंदर, किसी एक वो थी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें बच्चों बेसमेंट में पढ़ रहे थे और एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। और ये भी बड़ा कॉमन है आजकल, इसको तो आप नोट डाउन करिए, इसका ना नेम आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज GLOF। GLOF जो है सिक्किम में हुई थी अभी, ये थोड़ी देर पहले सिक्किम में हुई थी ये, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक क्या होता है कि ऊपर से बर्फ पिघल के एक लेक जैसा एरिया जो है ऊपर बन जाता है, वहां पर वाटर इकट्ठा होता गया और फाइनली वो वाटर क्या कर गया? आउटबर्स्ट। तो उसको बोलते हैं GLOF। सिक्किम में हुआ था, चुंगथंग डैम जो था वो आपने देखा था सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। देन क्लाउड बर्स्ट, आप इसको प्लीज नोट डाउन करिए जरा आप। क्लाउड बर्स्ट में इसकी डेफिनेशन क्या है कि मोर देन, डेफिनेशन है इसकी, मोर देन 100 mm पर आवर, 1 घंटे में 100 mm एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर रेनफॉल हो जाए, 100 mm, हम बोलते हैं कि वहां पर क्या हो गया? क्लाउड बर्स्ट। क्या बोलते हैं हम वहां पर? क्या हो गया? क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, जैसे कि इतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन, इतनी ज्यादा रेन हो गई कि जैसे किसी को क्लाउड ने प्रिक कर दिया हो। प्रिक मतलब जैसे हम बैलून को प्रिक करते हैं, फोड़ते हैं, वैसे ही जैसे किसी ने क्लाउड को क्या कर दिया हो? प्रिक कर दिया हो, और सारा का सारा पानी उसी जगह पे आ गया, सारी की सारी रेन उसी जगह पे आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट, आप ये याद रखेंगे कि 100 mm रेन जो है पर आवर रेनफॉल ओवर अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया of a few square kilometers. So this is all in today's session. I hope you found this session useful and informative. I will see you in the next session. Till then, take care and keep learning.